नमस्कार, सुबह की बात सुनो सरकार में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। जी हां, सुबह की बात और सुने सरकार के हम इस खास पेशकश में शुरुआत करते हैं बिहार के बदलते मौसम की। यास तूफान को लेकर जिस तरीके से हवा खड़ा किया गया था, कहा जा रहा था सतर्क रहिए, रेड अलर्ट, बड़ी बड़ी बातें, येलो अलर्ट, व्हाइट अलर्ट, मतलब जितने तरह का अलर्ट हो सकता है मौसम विभाग हर एक घंटे पर जारी कर रहे थे। लेकिन जब यास से भी बड़ा तूफान आया तो इसकी आहट मौसम विभाग के वेबसाइट पे तो छोड़िए, एक अलर्ट भी जारी नहीं हो सका। कल अलर्ट जारी हुआ था कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो सकती है, लेकिन इस तरीके के आंधी तूफान के साथ बारिश होगी किसी को अंदेशा नहीं था। पूरे बिहार में से नुकसान की खबरें आ रही हैं, जबरदस्त नुकसान हुआ है, कई पुराने वृक्ष गिर गए हैं, वज्रपात की खबरें आ रही हैं। कह नहीं सकते हैं कि कितना नुकसान अभी, क्योंकि लगातार नुकसान की खबरें अभी आ ही रही है। पटना गांधी मैदान थाने के पास जो पुलिस का शेड था वो पूरी तरह से उजड़ चुका है। कई तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखाएंगे कि यास तूफान को लेकर जो मौसम विभाग ने हाय तौबा मचाई थी, आज खामोशी से एक तूफान बिहार में दस्तक दी और कह सकते हैं कि बिहार का रहा सहा सब कुछ ध्वस्त कर दिया। फसलों का बड़ा नुकसान हुआ है, खास करके आम और लीची का बड़ा नुकसान है। ये पटना की तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरीके से अचानक आंधी आई और फिर सब कुछ अपने साथ लेकर चली गई है, मतलब व्यापक नुकसान हुआ है। ये तस्वीर आप गांधी मैदान थाने के पास की तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरीके से पूरा शेड गांधी मैदान थाने का जो है सो वो ध्वस्त हो चुका है। जो पटन देवी मंदिर है वहाँ की बरगद का पेड़, काफ़ी पुरानी बरगद का पेड़ है, वो भी ध्वस्त हो गया। देख लीजिए, पटना की ये तस्वीर हम सिर्फ दिखा रहे हैं, क्या आलम है कि किस तरीके से पुराने जितने भी पेड़ थे, एक एक पेड़ कह सकते हैं कि वो बड़े जो पेड़ थे वो गिर चुके हैं। हम आपको ले चलते हैं पटन देवी मंदिर, जहाँ की चर्चित वो बरगद का पेड़, जिनमें इनके धार्मिक आस्थाओं को लेकर कई तरह की बातें होती हैं, वो पूरी तरह से वो भी कह सकते हैं कि गिर चुका है। तो बारिश से बेहाल बिहार, ज़रा देखिए, ये खबर पटना सिटी से है। पटना सिटी का ये जो इलाका है वो इलाका है पटन देवी मंदिर के कैंपस में एक बड़ा बरगद का पेड़ था, पुराना, हजारों साल कहते हैं पुराना ये बरगद का पेड़ था। और ये बरगद का पेड़ इस आंधी का वो सहन नहीं कर सका और जड़ से ही उलट गया है। जब समझ सकते हैं कि पटन देवी मंदिर कितना संकीर्ण जगहों पर है। उनके अंदर जाने के दौरान जब आप गए होंगे तो रास्ता काफ़ी संकीर्ण रास्ता है। उसमें एक बरगद का पेड़ वो जो एक निशानी के तौर पे, पटना सिटी के निशानी के तौर पे था, लेकिन बरगद का पेड़ पूरी तरह से गिर चुका है और इसके गिरने की वजह से आसपास के घरों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। हम चाहेंगे कि पटना सिटी संवाददाता अगर चौबे से बात हो तो ज़रा उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि इस नुकसान की कहीं से भी कोई सूचना नहीं थी यास तूफान की तरह कि तूफान कोई आने वाला है। लेकिन ऐसा तूफान आया कि हमें मतलब सासाराम बात हो रही थी और 2 मिनट भी समय नहीं लगा होगा कि पटना में तेज आंधी और तूफान के साथ बारिश ने दस्तक दे दी। अभी लोग बक्सर में खबर आ रही थी कि बक्सर से खबर आई, छपरा से खबर आई और फिर लगातार बिहार के अलग अलग हिस्सों से ऐसे खबरें आने लगी जैसे चंद मिनट में पूरे बिहार को अपने आगोश में ये तूफान ले लिया हो। इस तूफान का कोई नाम नहीं दिया सकता है, क्योंकि किसी समुद्री इलाके से ये तूफान नहीं निकला है जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई नाम दिया जाए। लेकिन ये तूफान कहीं न कहीं यास तूफान से भी बड़ा नुकसान बिहार को पहुंचा है। हमारे साथ चौबे जुड़ चुके हैं, जरा चौबे से समझना चाहते हैं कि इस बरगद के पेड़ गिरने से आसपास के घरों को कितना नुकसान हुआ है। और पटना सिटी में पुराना इलाका है, हम चाहेंगे कि पटना सिटी से और कहीं से भी कोई नुकसान की खबर आई है, अगर चौबे जी को अगर हमारी बात अगर गौतम, क्या नुकसान हुआ है पटना में? जो तेज बारिश और आंधी तूफान की खबर आई है, लगातार बारिश हुई है, तेज आंधी तूफान, क्या नुकसान की खबर है? देखिए, बहुत जगह पे पेड़ बड़े पेड़ उखड़ गए हैं और
सड़कों पर गिरे हैं। देखिए, एक राहत की बात ये रही कि लॉकडाउन का समय है और आज भी जो है पाबंदी का दिन रहा। कल से अगर ये 2 बजे का जो समय था और लोगों की भीड़ होती है और इस तरह के अगर तूफान आती, जिस तरह से पेड़ गिरे हैं, कई इलाकों पे सूचना आनी शुरू हो गई। कंकड़बाग का इलाका हो, बहादुरपुर का इलाका हो, इको पार्क का इलाका हो, इन जगहों पर पेड़ गिरे हैं और लोगों का नुकसान हो सकता था। मगर एक राहत यही रही कि लोग ज्यादा सड़क पे नहीं है, मगर पेड़ गिरने से जो है बिजली की आपूर्ति बाधित हुई। सबसे बड़ा नुकसान देखिए, जो तूफान आया था याद तूफान, उससे पटना के किसान वैसे जो प्याज की खेती करते हैं उनको नुकसान हुआ था। हमने उस खबर को भी दिखाई है कि किस तरह से प्याज के खेती को नुकसान हुआ। और आज की जो एक आंधी जो देखिए मौसम विभाग की तरफ से भी इसकी जानकारी दी गई कि 3:45 में मौसम विभाग एक जानकारी देता है कि आंधी आने वाला, और महज कुछ मिनटों में बस वो आंधी पहुंच ही जाती है। और जिस तरह से पटना में अभी जो ये आंधी का जो अभी जो समय रहा है, ये पूरा तेज जो आंधी पटना के लोगों ने जो झेला है, कुछ जगहों पर पेड़ भी उखड़ गए हैं और जो कुछ जगह है जो बारिश ऐसे प्रभावित हुए हैं, फसल जो है, जो खड़े फसल प्याज के जो बताए जा रहे थे जो बचे हुए, उनको भी जो है हम आपको रोकना चाहेंगे कि गौतम, यास तूफान को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। मौसम विभाग हर पल अलर्ट जारी कर रहा था। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट कर दिया गया था, लेकिन ये चंद मिनटों में पूरे बिहार को अपने आगोश में लेने वाले इस तूफान के बारे में मौसम विभाग के तरफ से कोई इस तरह का अलर्ट जारी हुआ था क्या? जहां तक हमें जानकारी है, मौसम विभाग के साइट को लगातार हम कवर करते आ रहे हैं। कल शाम को एक अलर्ट जारी हुई थी, लेकिन आज पूरे दिन कुछ कुछ जिलों के बारे में अलर्ट जारी हुई। जैसे अभी थोड़ी देर पहले दरभंगा, नवादा के बारे में अलर्ट जारी हुआ है, लेकिन खबरें ये हैं कि हर जिले से व्यापक नुकसान के साथ तेज आंधी, तूफान और वज्रपात की खबर है। देखिए, सही बात है, मौसम विभाग की तरफ से इसकी जानकारी पहले से देनी चाहिए, क्योंकि तैयारी जो होनी चाहिए, क्योंकि इस समय जिस तरह से बिजली गिरना हो या लोगों को बचने के लिए, अपने घरों में रहने के लिए पर्याप्त समय मिल सके, सुरक्षित स्थान पर रहे, या जो वैसे बिहार में ज्यादातर घर जो ग्रामीण इलाके में होते खास फूस और करकट के होते, उन घरों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उसमें अगर लोग छिपे हुए भी हैं तो जितनी तेज हवा आज पटना में आज चली है जो देखने को मिली, और जिस तरह से लगातार बिहार के कई जिलों से जो सूचना आने लगी है कि नुकसान काफी ज्यादा हुआ है, उन तमाम चीजों को लेकर बचाने को लेकर जो है कुछ समय रहा था। चौबे जी, आपके पटना सिटी में सबसे पुरानी मंदिर है, पटन देवी माँ की मंदिर है, वहाँ का बरगद का पेड़ के गिरने की खबर आ रही है। हमने टीवी स्क्रीन पर अभी दिखाई भी है कि किस तरीके से बरगद का पेड़ गिरा है। क्या नुकसान हुआ है इस इलाके में? देखिए, माँ बड़ी पटनेश्वरी शक्तिपीठ है, दक्षिणेश्वर जंगा जहाँ माँ गौरी का गिरा था, ये शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। वही जो बरगद का पेड़ है काफी प्राचीन है। इसको लोग बताते हैं कि मुझे होश ही नहीं कब ये पेड़ काफी दिनों से यहाँ पूजा स्थल उसको बना दिया गया था, और इतना विशाल बरगद का पेड़ था कि जो माँ बड़ी पटन देवी का जो आगे का जितने पोर्शन है, इस पेड़ के छां में रहता था, ढका हुआ था। आज अचानक आंधी, इतनी तेज आंधी आई है, बारिश हुआ है कि जड़ से ही ये पेड़ कवर गया। और मंदिर के जो बाउंड्री होता है, छत, वहां पर ये पेड़ गिर गया है, जिससे आस पड़ोस के जो पूजा स्थल को जो सामान देखते थे उनकी दुकानें क्षति हुई है, लेकिन बड़ी कोई घटना नहीं घटित हुई है। ये माँ का कृपा रहा है। वही लोगों का ये सबसे बड़ा आस्था का केंद्र रहा है। एक जो वृक्ष है जो गिरा है वो आस्था का केंद्र रहा है। वहाँ पूजा पाठ होते थे, काफी संख्या में लोग वहाँ पूजा लोग करती थी, महिलाएं लेकर तमाम लोग। और उस गिरा तो वहाँ के लोग अफसोस इस बात का कर रहे हैं, ये तो काफी प्राचीन हम लोग पूजा करते थे, गिर गया। लेकिन देखिए, जितना भयावह स्थिति है, उतना बड़ा विशाल पेड़ इस तरह से गिरा है, भगवान की कृपा है कि कोई बड़ा हादसा नहीं घटा। अब मंदिर के प्रांगण पर, माता के शक्तिपीठ के प्रांगण पर ही वो आग लेकर के रुक गया है। और इससे अगल बगल, क्योंकि घनी बस्ती भी है वहाँ, काफी घनी बस्ती होने के कारण एक बड़ी घटना घट सकती थी, लेकिन माँ की कृपा से ही बहुत बड़ी घटना होने से बच गई है। जी, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। मंदिर के जो बाहरी परिसर है उसका नुकसान हुआ है। जरा कैमूर से भी खबरें आ रही हैं, किस तरीके से वहाँ भी बड़े बड़े पुराने जो पेड़ हैं वो गिरे हैं। अजय हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं कैमूर से। अजय, ये अचानक तूफान, तेज बारिश और वज्रपात की जो कैमूर पर क्या नुकसान हुआ है, क्या खबरें आ रही हैं?
जी देखिए, जैसा कि आज दोपहर में अचानक जो स्थिति बनी, लोगों के बीच कई तरह की चर्चा हो रही कि एक यास तूफान का असर एक बार फिर से देखने को मिला। स्थिति जैसे ही तेज हवाओं के साथ आंधी पानी और वज्रपात शुरू हुआ, मोहनिया भभुआ जो मुख्य मार्ग है, जिला मुख्यालय जाने वाला रास्ता है, वहां पे मुख्य मार्ग पर ही एक बड़ा सा पेड़ टूटकर रास्ते पर ही जिससे आवागमन भी बाधित हो गया। यही नहीं, कई जगहों पर आपको आकाशीय बिजली के कारण कई मवेशी झुलस गए हैं, कई जगह मवेशी मर गए हैं। और ऐसी स्थिति में बिजली के तार कई जगह पे पूरी तरह से बिजली बारिश है, तो क्षति अभी तो बहुत जगहों पर, हालांकि धीरे धीरे अभी बातें सामने आ रही है, लेकिन क्षति काफी हुई है कई जगहों चलिए, पर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कैमूर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे। बिजली विभाग को भी काफी नुकसान पहुंचा है। बिहार के अधिकांश इलाकों में विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो चुकी है। ये छपरा की तस्वीर है। देखिए किस तरीके से तेज आंधी के साथ बारिश हो रही है। छपरा से भी काफी व्यापक नुकसान की खबरें आई हैं। गोपालगंज से खबरें आ रही हैं। दरभंगा में इस वक्त बारिश शुरू हो चुकी है। दरभंगा से खबरें आ रही हैं। समस्तीपुर, मतलब बिहार के तमाम जिलों से इस तरह के आंधी तूफान और वज्रपात की खबरें आ रही हैं, जिसका पूर्वानुमान जो मौसम विभाग के द्वारा लगाया जाना चाहिए था, वो इस बार उस तरीके का अलर्ट जारी नहीं हुआ था। कल जारी हुई अलर्ट जरूर जारी हुआ था, लेकिन हर घंटे जो अपडेट हो रहे थे, उस अपडेट में इस तरीके से पटना, छपरा और कैमूर में ये स्थिति होगी, इसकी कोई चर्चा मौसम विभाग के पूर्वानुमान में देखने को नहीं मिली। देख सकते हैं कि छपरा की क्या तस्वीर है। हमारे साथ जाकिर जी फोन नहीं उठा रहे हैं। आंधी तूफान का असर दिख रहा है। अब चलिए, अब हम दूसरी खबर पर चलते हैं। हम बात कैबिनेट की करते हैं। कैबिनेट में आज 18 एजेंडों पर मुहर लगी है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा, जिस पर पिछले 72 घंटे से सियासत चल रही थी, और वो सियासत, देखिए सियासत को जरा समझिए, क्या सियासत चल रही थी कि जो पंचायती राज व्यवस्था में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया जाए। ये दिखाने के लिए मांझी और मुकेश सहनी जैसे नेता, जिन्हें राजनीतिक समझ की, वो अगर हम बात करें, अगर वो समझ रहता तो उनको ये समझना चाहिए कि ये संवैधानिक प्रावधान है कि 5 साल पर आपको चुनाव होना है। किसी कारण से अगर चुनाव ना हो तो विधायक और सांसद के कार्य अवधि बढ़ जाएगा। लेकिन चलिए, राजनीति है, सियासत इसी को कहते हैं, और उसी सियासत में ये चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन हुआ यह है कि जून में चुनाव होना है। जून के बाद सभी सदस्यों की सदस्यता खत्म हो जाएगी, लेकिन एक परामर्शी कमेटी बनेगी, जिस कमेटी के परामर्श पर जो विकास की योजनाएं हैं, वो विकास की योजनाएं पर कार्यक्रम चलेगा। विकास की योजनाओं को जमीन पुतारा जाएगा, लेकिन ये तब तक लागू रहेगा जब तक चुनाव नहीं हो जाता है। जरा सुनिए पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी क्या कहते हैं। राज एक्ट में संशोधन किया और 15 जून को जो समय पूरा हो रहा है, पंचायती राज के चुनाव क्यों नहीं हो पाए हैं किसी कारणवश, कोरोना के महामारी के देखते हुए, तो हम परामर्शी समिति का गठन करेंगे, जो ऑर्डिनेंस के माध्यम से माननीय महामहिम राज्यपाल के पास अभी जाएगा, और वहां से जैसे ही सम्मति प्राप्त होगा तो हम लोग इसमें एक रूल्स बनाकर, संकल्प बनाकर दिशा निर्देश जारी करेंगे कि किनको इसमें व्यवस्थित किया जाएगा, और समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, समिति के सदस्य कौन होंगे, यह सभी लेवल पर होगा। पंचायत के लेवल पर होगा, ग्राम कचहरी के लेवल पर होगा, पंचायत समिति के लेवल पर होगा, और जिला परिषद के अध्यक्ष के और उसकी जो समिति है। चलिए, अब हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन इस ब्रेक पर जाने से पहले जरा सुन लीजिए। सम्राट चौधरी जी कैबिनेट की बैठक में गए और एक ट्वीट किया, ऐसे जैसे लगता है कि पंचायती राज व्यवस्था को लेकर ये कोई बड़े फैसले लिए हों। लेकिन जिस परामर्शी कमेटी की बात कर रहे हैं, उसके अध्यक्ष कौन होंगे, इनके पास वो अधिकार ही नहीं है कि किसी जो प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि नहीं है, उनको वो अध्यक्ष बना दे। अध्यक्ष तो स्वाभाविक तौर पर बीडीओ को बनना है, डीएम को बनना है, तो फिर डीडीसी को बनना है। तो आप सोच सकते हैं कि जब निर्वाचित मुखिया, प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष आए दिन रोते रहते हैं कि हमारी बात नहीं सुन रहा है प्रशासन, तो ये परामर्शी कमेटी को कौन देखता है। चलिए, अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम ब्लैक फंगस को लेकर, पूरे राज्य में महामारी घोषित पहले ही कर दी गई है, लेकिन अब प्रशासन ने इसकी चुनौती को स्वीकार करते हुए अलग अलग अस्पतालों में कोरोना की तरह ही अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति हुई है। चलिए, एक नई आफत की, जी हाँ, ब्लैक फंगस की बात कर रहे हैं।
और ब्लैक फंगस की स्थिति ये होती चली जा रही है कि आज पटना के जो बड़े अस्पताल हैं, एम्स हो, आईजीएमएस हो या पीएमसीएच हो, कोरोना से ज़्यादा मरीज आज ब्लैक फंगस के भर्ती हो रहे हैं, भर्ती हैं। लगातार बिहार के अलग अलग जिलों से ब्लैक फंगस से संक्रमित मरीज पटना की तरफ बढ़ रहे हैं, पटना पहुंच भी रहे हैं। मौत की भी खबरें आ रही हैं। अगर हम दूसरे फेज की कोरोना की हम बात करें तो शुरुआती दौर में जो मौत की स्थिति थी, कमोबेश उसी आंकड़ों को लेकर आगे ब्लैक फंगस के भी मौत की खबरें आ रही हैं। प्रशासन ने, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बिहार के 27 जिला मुख्यालय और मेडिकल कॉलेज में 10-10 वार्ड बच्चों के लिए नामित कर दिया जाए, आरक्षित किया जाए और बच्चों के आईसीयू की व्यवस्था की जाए। और साथ ही 4 आईएएस, सीनियर आईएएस अधिकारियों का पीएमसीएच, एनएमसी अलग अलग अस्पतालों में उन्हें ब्लैक फंगस की निगरानी की जिम्मेवारी दी गई है। उसमें समाज कल्याण विभाग के निदेशक राजकुमार भी हैं, उद्योग विभाग के निदेशक पंकज दीक्षित भी हैं और जो 4 अधिकारियों की जिम्मेवारी दी गई है। और इन 4 अधिकारियों की ये जिम्मेवारी ग्रामीण कार्य विभाग के रोशन जी को पोस्ट किया गया है। इन 4 अधिकारियों की पोस्टिंग हुई है और इसके पीछे वजह यह है कि फंगस अब महामारी के रूप धारण करते चला जा रहा है। चलिए, हमारे साथ अशोक मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। अशोक जी, ये जो नई आफत आई है ब्लैक फंगस, इसको लेकर प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है और ठीक उसी अंदाज में, जिस अंदाज में कोरोना से फाइट करने के दौरान सरकार ने एक प्रोटोकॉल बनाया था और उस प्रोटोकॉल के तहत अस्पतालों में कोई परेशानी ना हो, इसको देखते हुए कुछ तकनीकी बदलाव किए थे और उसके बाद अधिकारियों की भी, सीनियर आईएएस अधिकारी, ट्रेनी आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग की गई थी। इस बार भी 4 बड़े अस्पतालों में इस बार सीनियर अधिकारियों को, आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग की गई है। इस पोस्टिंग के पीछे सरकार की क्या मंशा है? बिल्कुल, देखिए संतोष जी, राज्य सरकार ने माना है कि ब्लैक फंगस भी महामारी है और इस महामारी से निजात के लिए राज्य सरकार ने कई एहतियात बरते हैं। राज्य सरकार ने सबसे पहले ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं उनका इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पतालों को निर्देशित किया था और केंद्र सरकार ने वैक्सीन भी मुहैया कराया है। लेकिन इन मरीजों का समुचित तरीके से इलाज हो रहा है या नहीं और किस तरह से ब्लैक फंगस पर भी सरकार नियंत्रण पाए, इसके लिए 4 आईएएस अधिकारियों को जिम्मेवारी दी गई है। और यह जिम्मेवारी ठीक उसी तरह दी गई है जिस तरह के कोरोना के महामारी के काल में, जब समूचे सूबे में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी थी और हाहाकार मचा हुआ था, तो राज्य सरकार ने सभी आईएएस अधिकारी, जो 4 वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थे, उनको जिम्मेवारी सौंपी थी। आज फिर उसी आदेश के तहत राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है और साइंस एवं टेक्नोलॉजी विभाग के जो सचिव हैं लोकेश कुमार सिंह, उनको फिर जून महीने तक के लिए स्वास्थ्य विभाग का सचिव के पद पर अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग के जो सचिव हैं राजीव कुमार, उनको पीएमसीएच की जिम्मेवारी दी गई है और पंकज कुमार जो ग्रामीण कार्य विभाग के हैं उनको एम्स की जिम्मेवारी दी गई है। इसके अलावा पंकज दीक्षित जो उद्योग विभाग के निदेशक हैं उनको एनएमसीएच की जिम्मेवारी दी गई है। और इसके पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि ब्लैक फंगस का जो संक्रमण है वो बढ़े नहीं और जो मरीज हैं उनका समुचित इलाज हो। राज्य सरकार ने जो सुविधा मुहैया कराई है वह सुविधा मरीजों को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, इस पर समुचित निगरानी रखी जाए और इसके लिए इन आईएएस अधिकारियों को जिम्मेवारी दी गई है। और उन्होंने बताया कि क्यों इनकी प्रतिनियुक्ति हुई है। जरा हम ब्लैक फंगस को लेकर कुछ और जानकारी हम आपको दे दें, फिर हम इस मातम वाली खबर पर चलेंगे। खास करके जो खबरें आ रही हैं आपको मोतिहारी और अलग अलग हिस्सों से, जहां डूबने से कई बच्चों की मौत हो गई है। देखिए, ब्लैक फंगस को लेकर दरभंगा में 24 घंटे के दौरान 4 बच्चे की मौत की जब खबर आई है तो पूरे बिहार में इसको लेकर ये तनाव हो गया कि कहीं ये तीसरे लहर का तो संकेत नहीं है। एम्स के जो शिशु रोग विभाग के जो
हेड हैं, उनका कहना है कि बिहार के तमाम डॉक्टरों को ये सावधानी बरतने की जरूरत है कि अगर बच्चों में बुखार है, खांसी है, पीठ पे लाल लाल दाग अगर है, कोरोना रिपोर्ट अगर निगेटिव भी आता है, तब भी ये मानकर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का लाइन जो है सो कोरोना पॉजिटिव का करें, क्योंकि ये चीज़ें सामने आ गई हैं। कई मरीजों बच्चों में ये जो लक्षण हैं वो दिखे हैं और वो कोरोना पॉजिटिव बाद में निकले हैं, और इस दौरान 10 दिन 15 दिन का वक्त लगता है, और इस बीच बच्चों को के शारीरिक रूप से इतना नुकसान हो जाता है कि उनको बचाना मुश्किल है। तो ये एक सुझाव एम्स के डॉक्टर की तरफ से आया है बिहार के सभी डॉक्टर को जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, इसका ये ख्याल रखें। चलिए अब हम दूसरी खबर की बात करते हैं। मातम, जी हाँ, आज जिस तरीके से आंधी तूफान बारिश हुई है, यास का भी प्रभाव था। कई जगहों पर ज़बरदस्त बारिश हुई थी, छोटे छोटे पोखड़े नाले में भी पानी भरा हुआ है, और उसका नुकसान ये हुआ कि आज पटना, ये बिहार मोतिहारी सहित कई जिलों से डूबने से मौत की खबर आई है। ये आप मोतिहारी की तस्वीर देख रहे हैं जहां 3 बच्चों की मौत हो गई पानी में, गड्ढे के पानी में डूबने से। इसी तरीके से गोपालगंज से भी खबर आई है, बेगूसराय से भी खबर आई है। मोतिहारी संवाददाता हमारे साथ हैं। मोतिहारी संवाददाता से जरा हम जानना चाहेंगे कैसे ये बच्चियां डूबी हैं, क्या जानकारी है आपको? 2 बजे के करीब की बात है, जब पूरा गांव शांत था। उस समय कुछ बच्चियां खेलने तालाब के किनारे गई और पानी में नहाने लगी, जबकि लगातार बारिश की वजह से बिहार में लगातार एक सप्ताह से बारिश जो हो रही है, उसको लेकर तालाब जो था पूरा पानी से लबालब था, और इसी बीच बच्ची का पैर फिसल गई, जिसमें 3 बच्ची डूब के मर गई। ये पूरा घटना जिले के पकड़ी थाना क्षेत्र के मुरली गांव का बताया जाता है, जिसमें 3 बच्चियां डूब के मरी हैं। घटना की जानकारी जैसे गांव वाले को मिली, गांव वाले त्वरित पहुंचे तालाब के किनारे, लेकिन जब तक गांव वाले पहुंचते तब तक ये दोनों का पानी में ही दम घुट गया, तीनों का पानी में ही दम घुट गया था, जिससे 3 बच्चियां वहीं पे मृत घोषित हो गई। मामले के बाद स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारी पहुंचे और शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मोतिहारी संवाददाता थे। शेखपुरा से भी ये खबर आई है जहां बच्चों की मौत हुई है, और इसी तरीके का मातम का माहौल शेखपुरा में भी है। 2 बच्ची की मौत हुई है, और बिहार में अमूमन इस तरह से जब बारिश होती है तो जो छोटे छोटे तालाब होते हैं, पोखड़ा होता है, कुआं, वहाँ पानी जमता है और उसमें बच्चे स्नान करने जाते हैं, और उसी स्नान करने के दौरान इस तरह की घटनाएं घटती रहती है। तो बिहार के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की खबरें आज आई हैं। ये मातम वाली खबरें आई हैं कि बारिश के बाद पोखड़ा में जो पानी जमा हुआ है उसमें स्नान करने के दौरान कई बच्चों की मौत हो चुकी है। जरा शेखपुरा से प्रभावित या पीड़ित जो अभिभावक है उनका क्या कहना है, जरा आप भी सुन लीजिए। अच्छा, तो नहीं था, तो मैं 2-4 बच्चा था, गया था कभी नहाने के लिए, और उसमें पानी ज़्यादा गड्ढा था, पानी उसी में डूब गया। ये जो पहाड़ पे झरना, हाँ, पहाड़ के जो पास में है ना, उसी में नदी टाइप में है, उस पानी ऊपर से आता है पहाड़ से, उसी में पानी आता है। लोग नहाने, बाल बच्चा था उसमें नहाने के लिए चला गया, नहाने पानी ज़्यादा गहरा इन लोग को पता नहीं लग पाया इसमें। चलिए, धर्मेंद्र हमारे साथ फोन लाइन भी जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, कैसे ये घटना घटी? पहाड़ी के नीचे एक छोटी सी तालाब है, जिस तालाब में ये स्नान करने गई और दोनों बच्चियां डूब गई हैं। क्या वो गांव वाले को ये पता नहीं था कि इस बारिश की वजह से तालाब में डुबाव पानी है? जिस जगह पे झरना चल रहा है वहाँ पे जंगल टाइप का इलाका बना हुआ है, और वहाँ की कोई लोग नहीं जाते हैं, और ये बच्चे दोनों घर से किसी बिना बताए चले गए स्नान करने के लिए। स्नान के दौरान वो जो गड्ढा है, गड्ढा इतनी पानी थी गड्ढे में कि उसमें छलांग लगा दिया, और लड़का निकलने से असमर्थ रहा। और करीब 20 मिनट के बाद जब बच्चा नीचे से वो बाहर निकला तो लोग वहाँ देखे कि पानी में डूबा हुआ है। ये चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस खास पेशकश सूबे की बात सुनो सरकार में फिलहाल इतना ही। कल ठीक इसी समय हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।